कैसे हो मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं? क्या हाल चाल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। और प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वेरी गुड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द मुगल डायनेस्टी, द माइटी मुगल जिसको बोला जाता है। मुगल वंश की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, उसके बाद में कौन-कौन से राजा आए, कौन-कौन से महाराजा आए, ये सब के बारे में आज पढ़ेंगे। लेकिन मुगल की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को पता होगा कि मुगल की जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत किया था बाबर ने, ठीक है? और बाबर का जो जन्म था, बाबर का जन्म कब हुआ ये पता है? बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483, 83। ओके। बाबर का जन्म तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। बाबर के जो फादर, पिताजी, बाबर के जो फादर थे, बाबर के पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? ये बिलोंग करता था तिमूर डायनेस्टी से। तैमूर लंग का नाम सुना होगा, तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और बाबर की माँ का क्या नाम था? बाबर का की माँ का नाम था कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम, ठीक है? कुतलुग निगार खानम नाम था। और ये जो कुतलुग निगार खानम थी, ये मंगोल थी। मंगोल मतलब कि चंगेज का नाम सुना था? चंगेज, चंगेज खान, चंगेज खान के खानदान से बिलोंग करती थी। और ये जो चंगेज खान था, वो प्योर एनिमल था, जानवर था, ये समझ लो। जानवर इस तरीके से कहा जा सकता है क्योंकि ये खून पीता था। समझ सकते हो किस तरह का पर्सनैलिटी होगी? लंबा चौड़ा, खून पीने वाला, रक्त पिचासू शायद बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है? अब देखो, ये जो बाबर का जन्म जो हुआ, ये 1483 में एंडीजान नाम का एक जगह है। कहां? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में। कहां पे है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान कहां है? देखोगे अफगानिस्तान से थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट के अगर चलेंगे तो वहीं पे है उज्बेकिस्तान। तो वहीं पे जन्म हुआ था बाबर का, ठीक है? 83 में जन्म हुआ। और बाबर क्या था कि बचपन से ही ना बहुत शातिर था, महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी के साथ साथ केवल ऐसा नहीं कि बस हवा में सपने बुन लिए और वहीं पे बस केवल अपने हवाई महल में रह रहे हैं, नहीं। बाबर बहुत ज्यादा ताकतवर भी था और बहुत ज्यादा दिमाग वाला था। मतलब कि एक, अगर ऐसा ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के बीच में कि अगर बाबर भारत नहीं आता, हम लोग उसको नहीं अगर पढ़ते, तो उसे हम एक साहित्यकार के रूप में जरूर याद करते। उसने जो किताब लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है बाबरनामा, तुजुके बाबरी जिसको बोलते हैं। तुजुके बाबरी में जो उसने लिखा है, आह क्या वर्णन किया है, क्या मतलब एक्सप्लेनेशन किया है। उसने अपनी सारी चीजें लिखी, फरगना से कैसे चला, वो काबुल कैसे पहुंचा, मुल्तान पार किया, पार करने के बाद इंडिया आया, इंडिया में क्या क्या चीजें देखी। उसने एक चीज बोली थी इंडिया के बारे में कि इंडिया के लोग थोड़े गरीब हैं। कैसे गरीब हैं? कि यहाँ के लोग एक ही कपड़ा आधा पहनते हैं और आधा ओढ़ते हैं। पहली बार साड़ी देख रहा था, पहली बार धोती देख रहा था, इतनी लंबी साड़ी, इतनी लंबी धोती, और यहाँ पे एक ही कपड़ा लोग पहनते हैं। क्योंकि पहले उसको लगा कि गरीब है, लेकिन फिर उसके बाद में उसका गरीब होने का जो भ्रम था वो टूटा। कैसे टूटा? इंडिया में जब आया तो देखा कि उत्तरी की यहाँ पे तो सब सोना चांदी में के थाली में खाना खाता है। बोला ये तो गरीब नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, गरीब नहीं है तब तो हमारा रहने का इंतजाम हो गया। लेकिन अभी तक रहने का इंतजाम से पहले हम लोग कुछ उसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं।
देखो पैदा तो हो गया ये 83 में, लेकिन 1494 में ही मात्र 11 साल की उम्र में वो फरगना का शासक भी बन गया। फरगना का शासक भी बन गया। अब सोचो 11 साल की उम्र में फरगना का शासक बन गया। फरगना का शासक बन गया, उसके बाद में लेकिन हर कोई वहां पे उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया कि भाई इतना छोटा बच्चा है, इसको शासक बना दिया, ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वहां पे रिवेल स्टार्ट हो गया, रिवेलियन, बहुत ज्यादा विद्रोह होना शुरू किया। वो क्या किया, फरगना के बाद फिर काबुल पे अटैक कर दिया, काबुल को अपने कब्जे में कर लिया। पहले यहां पे था, कहां पे था, फरगना में। फरगना से कहां चला गया, काबुल। ठीक है, अब काबुल से चला गया, जब यहां पे ये अटैक किया तो ये जो फरगना में जो वहां के जो लोग थे उन्होंने वापस अपने कब्जे में ले लिया फरगना को, बाबर का कब्जा खत्म। तो सोचा अब क्या, फिर उसके बाद में ये कहां चला गया, समरकंद। समरकंद पे उसने अटैक कर दिया। जब समरकंद आया तो काबुल भी हाथ से चला गया। सोचो काबुल भी हाथ से चला गया। अब जब काबुल भी हाथ से चला गया तो सोचा कि अब क्या करें, तो ये सोचा कि दोनों जगह पे एक ही बार कब्जा कर लेते हैं। तो ये गया दोनों जगह पे कब्जा करने के लिए, कब्जा करने के लिए समरकंद से। तो उज्बेक का एक प्रिंस था, प्रिंस का नाम था शायबानी, मोहम्मद शायबानी। शायबानी ने जो बाबर को धोया, इतना धोया, इतना धोया कि बाबर फिर वहां से बोला कि भाई हम तो भाग रहे हैं, तुम लोग कुछ देखना है देखो। वो बाबर भाग करके अफगानिस्तान में भटकता रहा। अब राजा था, अपने आप को तो राजा ही मानता था, राजा था, लेकिन सो कहां रहा था, पत्थरों के बीच में, पत्थरों का घर बना करके सो रहा है। अब यहां पे भटकाव हो रहा है कि आखिर अब करे तो करे क्या, भटक रहा था। और इस बीच में उसने इंडिया पे 4 बारी अटैक किया। क्वेश्चन ये आ चुका है कि बाबर ने भारत पे कुल कितने बार आक्रमण किया, तो कितने बार आक्रमण किया है, 5 बारी। ओके, कोई डाउट, कष्ट, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जब यहां पे जो अटैक कर दिया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा, वो हारता ही चला गया, मतलब कि कुछ कुछ उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कुछ उतना सक्सेस नहीं मिल पाया। जब ये अफगानिस्तान में भटक रहा था तो इसके पास एक निमंत्रण कार्ड आया। निमंत्रण कार्ड लेकर के कौन आया, तो निमंत्रण कार्ड लेकर के आया दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। ठीक है, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। ये बोला कि भाई देखो हमारा एक रिश्तेदार है, उसका नाम है इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी दिल्ली पे शासन कर रहा है। दिल्ली पे शासन मतलब पूरे भारत पे शासन। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास इतनी अच्छी पावर है, इतने अच्छे तुम सेनापति हो, इतने ताकतवर हो, तुम आओ और इसको हटाओ, जो लूटपाट करनी है कर लेना, हम कुछ नहीं बोले, लेकिन उसके बाद में फिर वो गद्दी उससे जीत करके हमको दे देना, तुम लूटपाट कर लेना, जितना तुमको धन चाहिए ले लेना। बोला ठीक है। अब ये सोचा कि ये तो रिश्तेदार आज भी हमारे यहाँ पे वही है, हम लोग बैठे रहते हैं, आप घर पे रहते होंगे, आपके कोई रिश्तेदार आ गए, अच्छा अभी तक आपका लड़का नहीं कुछ कर रहा है, अच्छा अभी तक बिटिया आपकी शादी नहीं आप बिटिया की शादी नहीं करवाए हैं। अरे भाई तुमको क्या मतलब है, मेरी बेटी है, पढ़ रही है, दिक्कत क्या है, मेरा बेटा है प्रिपरेशन कर रहा है, दिक्कत क्या है, दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों का प्रिपरेशन का काम चल रहा है। लेकिन रिश्तेदार का काम क्या होता है, उंगल करने का। उससे घबराना नहीं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं। अब देखो, इसको इनविटेशन किसको दे दिया, बाबर को। बाबर का असली नाम क्या था ये पता है, बाबर का असली नाम था जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन। ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर का असली नाम था। लेकिन क्या हुआ था कि टर्को एशियन के आसपास में क्या हुआ, जहीरुद्दीन प्रोनाउंस करने में बड़ा दिक्कत होता था, तो इन लोगों ने जहीरुद्दीन को एक निकनेम दिया,
और उस निकनेम का नाम था बाबर। उस निकनेम का नाम क्या था? बाबर। उस निकनेम का नाम क्या था? बाबर। और उसका निकनेम क्या था? बाबर। ये चारों प्रोनाउंसिएशन, चारों तरह का स्पेलिंग आप देख सकते हैं, बाबर, 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 बाबुर, ये सब प्रोनाउंसिएशन उसको दिया। बाबर का मतलब क्या होता है पता है? बाबर का मतलब होता है टाइगर। टाइगर, टाइगर नहीं, बाबर का मतलब होता है बाघ। समझ में यहां तक आ गया कि बाबर को इनविटेशन तो मिला। अब बाबर के पास घोड़ा था, बाबर के पास बारूद था, तोप था, और पहली बार अगर इंडिया के किसी भी युद्ध में तोप का इस्तेमाल अगर किया गया तो वो कौन सा था? पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई में तोप का इस्तेमाल किया। उससे पहले तो बस केवल तलवार से काट छांट होता था, बर्छा भाला यही सब होता था। उसके पहले कोई भी कहीं पे भी तोप का इस्तेमाल नहीं हुआ था। पहली बार बाबर ने ही इस्तेमाल किया था। अब देखो यहां पे बाबर को तो इनविटेशन मिल गया। जब इनविटेशन का काम चल ही रहा था उसको बुलाने का, एक और थर्ड पार्टी आ गई बाबर के पास, और उस थर्ड पार्टी का नाम क्या था? राणा सांगा। राणा सांगा भी बोला कि ठीक है भाई, तुम आओ, इब्राहिम लोदी को हराओ और फिर वापस तुम चले जाओ। क्योंकि इब्राहिम लोदी से परेशानी राणा सांगा को भी थी। तो बोला कि आओ, हराओ और चले जाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, तुमको नक्शा बताएंगे कैसे कैसे आना है, कैसे कैसे जाना है, कैसे तुम उसको अटैक कर सकते हो, घेर सकते हो, सब कुछ करो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस चुपचाप सोते रहेंगे। ये सब मिलकर के बाबर को तो बुलाया। जब बाबर इंडिया की तरफ आ रहा था, वो पहले भी कुछ दूर तक आया था लेकिन इतना अंदर नहीं आया था। जब बाबर अफगानिस्तान को पार कर किया, मुल्तान पहुंचा, मुल्तान के बाद पार करके पंजाब पहुंचा, पंजाब के बाद जब पार करके हरियाणा पहुंचा, तो मतलब पंजाब के पास, हरियाणा के पास वो आकर के वो देख करके हैरान था। क्योंकि वो तो बस केवल पहाड़ों के बीच में ही रहा था, टूटे फूटे पत्थर और ये सब के बीच में रहता था। वो सोना चांदी के थाली में खाना खाना नहीं जानता था। वो क्या जानता था? चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें खाना पीना खाता था, खत्म। पहली बार सोना चांदी के बर्तन में खाना खाते हुए देखा। उसके साथ साथ में ये देखा कि वो तेरे की यहाँ पे तो इतनी ज्यादा उपज है, चारों ओर देखा हरियाली ही हरियाली है एकदम, इतना अच्छा फसल का उपज है। ये सारी चीजें वो देख करके मतलब चकाचौंध रह गया था। और सबसे बड़ी बात, उसने ये देखा कि हमारे घोड़े जो पथरीले रास्ते पे चलते थे, वो पथरीले रास्ते पे वो ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते थे। स्पीड नहीं बन पाती थी उसमें, डर रहता था गिरने का। यहाँ पे तो समतल जमीन देखा। अब समतल जमीन देखा, उसके घोड़े यो रफ्तार से जा रहे हैं कि जिसका कुछ कहना नहीं। ओके, जब यहां पे आया पंजाब पर, उस समय पंजाब का गवर्नर था आलम खान लोधी। तो इब्राहिम लोदी को बताया ही नहीं कि भाई ये भी अटैक करने के लिए आ रहा था। वो हरियाणा पार करके खटखटाते खटखटाते दिल्ली के दरवाजे पे पहुंच गया, इब्राहिम लोदी के दरवाजे पे। अब दिल्ली के दरवाजे, पानीपत दिल्ली से है ही कितनी दूर? ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर सोनीपत है, उससे आगे 25-30 किलोमीटर आगे पानीपत है। सोनीपत तो जानते ही होगे, आमरिक सुखदेव पराठा फेमस है, बहुत सारे जाते हो। लेकिन जब वो अपनी सैलरी से खाओगे ना, तो उसका टेस्ट कुछ और होगा। और अपनी सैलरी से जाकर के अपने माँ बाप को खिलाओ तो देखो क्या सुकून मिलेगा। सोनीपत, सोनीपत से आगे पानीपत था, वहां पे रुका। और बाबर ने बहुत सोच समझ करके ये जगह चुना था। पानीपत में क्या है, थोड़ा सा एक तरफ से ऊंचा, मतलब कि एक तरफ पूरा जंगल है, और दूसरे तरफ थोड़ा सा एक पहाड़ी टाइप का एरिया है। ज्यादा ऊंचा नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऊंचाई टाइप का एरिया है, और दूसरे तरफ से केवल जंगल, जंगल है, खाई है, ऐसा ही कुछ है। ऐसा एरिया चुना एकदम बीच का। तो जब आ गया दोनों साइड से, इब्राहिम लोदी को पता चला कि उत्तरी के बाबर तो यहाँ आ चुका है। बोला अच्छा बाबर यहाँ आ गया।
दिल्ली तक आ गया, हमारे दरवाजे तक, ठीक है, जल्दी से सैनिक तैयार करो। सैनिक को तैयार किया, लेकर के चला गया वो पानीपत। बाबर ने क्या किया, बाबर ने अपने सैनिकों को इस तरह से लगाया, देखो इस तरह से है, कर्व्ड टाइप का है। और जो इब्राहिम लोदी था उसने अपने सैनिकों को ऐसे खड़ा रखा। अब देखो, जब दूर से अगर देखो, लंबा चौड़ा बहुत ज्यादा अगर हो, तुम अगर देखोगे तो इस तरह से अगर हाथ, अगर मैंने ऐसे कर रखा है हाथ, तो देखो इस तरह से है, पता भी नहीं चल रहा है कि ये स्ट्रेट है या कर्व्ड है, सेमी सर्कल में है या स्ट्रेट है, ये पता नहीं चल रहा है, दूर से देखने पे और नहीं पता चलता है। तो इब्राहिम लोदी जब देखा कि अच्छा ये अपने सैनिकों को यहां पे खड़ा किए हुए, और इसने क्या किया था, यहां पे सैनिक खड़ा किया, यहां पे बीच में जगह, यहां पे बीच में जगह, यहां पे बीच में जगह, इस तरह से करके जगह बीच बीच में छोड़ करके 100 सैनिक यहां खड़ा कर दिया, 100 सैनिक यहां, 100 यहां, 100 यहां, 100 यहां, इस तरह से खड़ा कर, बीच में क्या किया, बीच में एक बैलगाड़ी खड़ा कर दिया, बैलगाड़ी के ऊपर तोप का गोला मुंह रख दिया, तोप रख दिया, हर एक बैलगाड़ी पे तोप रख दिया। और जो बैलगाड़ी था अकेले नहीं छोड़ा, वो बैलगाड़ी को भी एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा था, और ये जो कनेक्ट करके रखा था इसी को बोलते हैं तुलगमा नीति, तुलगमा नीति, ठीक है, तुलगमा, तुलगमा। और रूमी पद्धति भी ऐसा ही होता है, रूमी पद्धति, तुलगमा नीति और रूमी पद्धति, ठीक है, रूमी पद्धति का इस्तेमाल किया। इसको जब ये इब्राहिम लोदी यहां पे खड़ा था, जब ये लोग चलना शुरू किया, इसके सैनिकों को, सैनिकों आगे बढ़ो, जब चलना शुरू किया तो बाबर का सैनिक थोड़ा पीछे हो गया, बीच वाला, हर कोई अपना अपना थोड़ा थोड़ा, इस तरफ साइड वाला हल्का पीछे हुआ, लेकिन जो बीच वाला जो सैनिक था वो ज्यादा पीछे हुआ। अब ये देख करके इब्राहिम लोदी तो सोचा कि ओ तेरी के, मैंने तो इसको डरा दिया। अब डरा दिया तो ये घुस करके आ गया इस जगह पे, अब इस जगह पे आ गया। अब इब्राहिम लोदी था, इसके सेना में हाथी घोड़े ये सब रखे हुए था, और हाथी कैसे कैसे चलता है, चल रहे हैं, पहुंचोगे, हाँ आज पहुंच जाएंगे, हाथी तो ऐसे ही चलता है। और समतल जमीन मिला बाबर के घोड़ों को, तो जितने देर में हाथी 2 मीटर या 10 मीटर आगे गया, उतने देर में घोड़ा उधर से आया, आकर के पैर पे तलवार काट छांट कर करके वापस भाग गया। अब पैर, हाथी का पैर जख्मी हो गया, अब जख्मी हो गया तो हाथी क्या करेगा, वो अपने ही सैनिकों को रौंदना शुरू कर देगा, क्योंकि चोट तो लगी है, अब चोट लगी है तो ऑब्वियस है परेशान तो होगा ही। अब जब परेशानी शुरू हो जाएगी तो वो करेगा। और इसी बीच में क्या किया, बाबर ने तोप से बोला मारो, मारना शुरू किया। और यहां पे ये देखो, ये जो है ये रिजर्व्ड सैनिक है, ये देखो ये ग्रीन कलर वाला जो है ये रिजर्व्ड सैनिक है, यहां पे देखो ये रिजर्व्ड सैनिक है। और रिजर्व्ड सैनिक को क्या किया, बोला कि तुम लोग आगे से आओ, ये लोग भी आगे से जाकर के इधर से कूचना शुरू कर दिया। अब चारों तरफ से घेर लिया गया, चारों तरफ से घेर लिया गया तो जाएगा कहां। तुम लोगों ने एक वेब सीरीज आई थी गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें एक लड़ाई ऐसे ही दिखाया गया है कि चारों तरफ से घेर करके अंदर ही कूच करके इसको मार दिया। और जब तोप चलाया बाबर ने, तो इब्राहिम लोदी का जो हाथी घोड़ा था वो देख करके डर गया, वो भागना शुरू कर दिया, क्योंकि तोप चलेगा तो आवाज तो बहुत सारी होगी। अब आवाज बहुत होगी तो वो उल्टे पांव भागना शुरू कर दिया। शादी वादी में अक्सर देखते होगे घोड़ी के ऊपर दूल्हा बैठा हुआ रहता है, उसके पास में ये डन डना डन डन डना डन ढोल बजते रहता है, लेकिन घोड़ा को फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी सॉरी, घोड़ा को फर्क नहीं पड़ता है। अब जब घोड़ा को क्यों नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको शुरू से ही उसके सामने ढोल बजाया जाता है जोर जोर से, ताकि उसको आदत हो जाए।
पटाखा जलाया जाता है, उसको आदत हो जाए। अब कोई नया नया घोड़ा जिसके सामने ना कभी ढोल बजा हो ना पटाखा छोड़ा गया हो, तो एक बात बताओ, उसके ऊपर दूल्हा को बैठा दिया और उसके सामने ढोल बजा दिया, तो हो सकता है दूल्हा तो जिस घोड़े पे बैठा है वो अपने मंडप में ना पहुंच करके किसी पड़ोस के मंडप में चला जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और जब वहां पहुंच जाएगा फिर क्या होगा ये बताओ। तो दूल्हा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाएगा। यहां भी वही कुछ हुआ। यहां क्या हुआ कि जब ये तोप चलना शुरू हुआ तो हाथी घोड़ा क्या करे कुछ पता ही नहीं चला। वो भागना शुरू किया आपस में ही। ये इसके जो सैनिक थे आपस में ही इधर 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 से भागना शुरू किया, भगदड़ मच गई। और जब भगदड़ मच गई तो इसका फायदा बाबर उठाया, चारों तरफ से कूच करके वहीं पे उसका राम नाम सत्य कर दिया। किसका? इब्राहिम लोदी का। और यहीं पर से शुरुआत हुआ किसका? मुगल डायनेस्टी की। उज्बेक जिसको बोलते हैं, मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुआ है अभी। अब जब स्टार्ट हुआ तो दौलत खान लोधी गया इसके पास, आलम खान लोधी गया, बोला कि चलो बहुत अच्छा हुआ, चलो अब दिल्ली की तरफ चलो। दिल्ली आकर के जो लूटपाट किया बाबर के सैनिकों ने, जो हम मिलता था बहुत गंदे तरीके से लूटपाट किया। बोला अब तो हो गया, तुम्हारा लूटपाट हो गया तो तुम अब जाओ। बोला कहाँ जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। ये बात खबर पहुंची राणा सांगा के पास कि बाबर तो अब जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। राणा सांगा उसको बोला कि भाई अब देखो तुम्हारा काम तो खत्म हो गया, तुम जाओ। आकर के बोला कि तुम यहाँ छोड़ो, अब दिल्ली छोड़ो और वापस तुम अपने अफगानिस्तान जाओ। बोला कैसे जाओ, कहाँ जाओ, क्यों जाओ? भाई यहाँ पे हम आए हैं, हम लड़े हैं तो हम करेंगे ना। और तुमने जो एक कोड ऑफ कंडक्ट था हमारे बीच में, जो सुलह हुई थी, वो तुमने तोड़ा है। ये बाबर ने बोला राणा सांगा को। तुमने बोला था कि मैं जब इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट लड़ूंगा तो तुम मुझे हेल्प करोगे, तुमने मुझे हेल्प नहीं किया। ये बाबर ने एलिगेशन लगाया राणा सांगा पे। हालांकि इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये बाबर ने इल्जाम लगाया राणा सांगा के ऊपर। बोला कि मतलब कि तुम नहीं जाओगे? बोला ना, पक्का? हाँ। तो बोला कि तो कैसे जाओगे? बोला जो करना है कर लो। तो बोला लड़ना पड़ेगा, लड़ लेंगे। अच्छा, ए बुलाओ, सैनिक को बुलाओ। राणा सांगा सैनिक को लेकर के पहुंचा खानवा। ये तो है 1526 की बात। अब बारी है आज 1527 की। 1527 में कौन सी लड़ाई लड़ी? खानवा की लड़ाई लड़ी गई बाबर के द्वारा। ये बाबर की यहां पे 2 साल में दूसरी लड़ाई थी। 26 में पानीपत और 27 में खानवा। खानवा की लड़ाई में बाबर और राणा सांगा दोनों एक सैनिक एक दूसरे के सामने खड़ा था। और पानीपत की लड़ाई में बाबर ने अपने सैनिकों से बोला था कि देख भाई, तू अगर पानीपत की लड़ाई, ये लड़ाई अगर हम लोग नहीं जीते, ये लड़ाई हम लोग नहीं है, तो वापस वही पहाड़, बकरी, भेड़ वही चराना पड़ेगा। बोला ना, हम तो ये लड़ाई जीतेंगे, चाहे जो हो जाए, साम दाम दंड भेद जो लगाना है लगा देंगे, लेकिन हम ये लड़ाई जीतेंगे। पानीपत की लड़ाई तो जीत गया, क्योंकि सबको ये डर था कि इतना अच्छा रहने का जगह, इतना समतल, इतना अच्छा खाने पीने का चीज हम लोग को वहां मिलेगा कैसे? वहां पे तो बस केवल गुजर बसर हो रहा था इन लोगों को। असली जिंदगी उन लोगों ने इंडिया में आकर के देखा कि असली जिंदगी होती क्या है। राणा सांगा इस तरफ, राणा सांगा इस तरफ बाबर, दोनों खड़ा था। दोनों का शुरुआत हुआ होने ही वाला था कि राणा सांगा एकदम कवच पहन करके, हाथ में तलवार लेकर के हाथी पे सवार हुआ। राणा सांगा को जो बाबर का सैनिक देखा, राणा सांगा को देख करके बाबर का सेना सब भागने लगा था। क्योंकि राणा सांगा एक तो 7 फुट का आदमी, उस हिसाब से शरीर, और बाबर राणा सांगा के बॉडी पे कई काट छांट का निशान था, कई तलवार का निशान था। देखने में अगर देखा जाए तो अगर सामने अगर खड़ा कर दे तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाए। राणा सांगा का लुक ऐसा था, एकदम भयावह। ये देख करके बाबर हैरान कि अरे यार ये क्या हो गया, राणा सांगा को देख करके हमारे सैनिक भाग रहे हैं।
अब तो ये लड़ाई जीती कैसे जाए, तो जीती जाए तो बाबर ने वहां पे थोड़ा दिमाग लगाया और उसने वहीं पे एक नया नाम दिया जिहाद का, कि ये जिहाद है, हम लोग यहाँ पे जिहाद करने के लिए आए हैं, काफिरों से लड़ने आए हैं। उसने क्या किया, जो शराब की जो बोतलें थी, शराब वगैरह जिसमें रखा जाता है, वो सब तोड़वा दिया। बोला कि आज से हम शराब नहीं पिएंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इन द नेम ऑफ द अल्लाह विल फाइट इन द नेम ऑफ द अल्लाह, हम लोग जिहाद के नाम पे लड़ेंगे। इस तरह से उसने किसी तरह से अपने सैनिकों को रोका। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई शुरू हुई तो ये कई इतिहासकारों का कहना है कि बाबर की जीत यहां पे बस एक दैवीय संयोग था। जैसे अकबर की जीत एक दैवीय संयोग था, वैसे ही बाबर की जीत यहां पे एक दैवीय संयोग था। देवी की कृपा थी कि वो जीत गया राणा सांगा से। तो इस तरह से बाबर की 2 साल में 2 लड़ाई और दोनों जीत गया। राणा सांगा का हेल्प किया था मेदिनी राय। मेदिनी राय ने जो हेल्प किया था, तो राणा सांगा तो हार गया। अब बारी थी मेदिनी राय की। तो मेदिनी राय को 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध में मेदिनी राय से बाबर लड़ा और मेदिनी राय को यह बुरी तरह से, दैट बैटल वाज डिवास्टस फॉर मेदिनी राय, डिवास्टस, एकदम पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया मेदिनी राय को। और मेदिनी राय को हेल्प किया था एक महमूद लोदी, राणा सांगा को, बंगाल का गवर्नर, बिहार के आसपास। 1528 में चंदेरी में किसको हरा दिया गया? मेदिनी राय को। मेदिनी राय को। खानवा में किसको हराया गया? राणा सांगा को। ठीक है। अब बारी आई 1529। कहां पे? बिहार के बॉर्डर पे घाघरा, घाघरा नदी के पास। इसीलिए इसको बोला जाता है बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा में महमूद लोदी, महमूद लोदी, महमूद लोदी को हराया बाबर ने 1529 में। अब यहां पे एक चीज देखो, बाबर ने यहां पे कितनी लड़ाई लड़ी? 26, 27, 28, 29, 4 लड़ाई। 26 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा की लड़ाई। तो इसको याद कैसे करेंगे? या एकदम सिंपल है। बाबर आया, सबसे पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चांदनी रात में घाघरा नदी में डुबकी लगा दिया और 1930 में मर गया। कब मरा ये? 1530 में। 1930 नहीं, 1530। तो थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है, मिस कम्युनिकेट। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, 1530 में। और ये मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 को। कहां मृत्यु हुई? आगरा में। आगरा में वो मर गया। ये याद रहेगा, पहले पानीपत में पानी पिया, फिर खानवा में खाना खाया, चंदेरी में चांदनी रात में घाघरा नदी में कूद के मर गया। बाबर का सीक्वेंस समझ में आ गया। उसे दफनाया कहां गया? तो दफनाया गया था, बाबर जब मरा तो बाबर को दफनाया गया गार्डन ऑफ काबुल, गार्डन ऑफ बाबर, काबुल में। गार्डन ऑफ बाबर कहां है ये? काबुल में, अफगानिस्तान में। ओके, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये था बाबर की पूरी कहानी, कि बाबर किस तरह से अफगानिस्तान से, फरगना से इंडिया आया और कैसे उसने अपना वर्चस्व यहां जमाया। बाबर के बारे में यह कहा जाता है कि बाबर के पास इतनी ताकत थी कि 2 आदमी को दोनों हाथ में ऐसे पकड़ करके और 20 इंच के दीवार पे दौड़ सकता था, दौड़ सकता था, इतना पावरफुल था वो। और जैसा मैंने बताया कि अगर बाबर इंडिया नहीं आता तो हम लोग उसको एक साहित्यकार के रूप में
जरूर याद कर। ओके, यही थी बाबर की कहानी। मिलते हैं अगले क्लास में एक और कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।